बात करें अगर उत्तर प्रदेश की तो चुनावी सरगर्मियां तेज़ी से बढ़ती हुई हैं और तमाम पार्टियों को आपने देखा होगा एक दूसरे से जुड़ भी रही हैं। और जिस तरीके से तमाम रैलियां हो रही हैं एक शहर से दूसरे शहर में, तो इससे आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि चुनावी जो तेज़ी है वो बढ़ रही है उत्तर प्रदेश में। खासकर चुनाव तो खैर फरवरी से मार्च के तकरीबन होने वाला है, लेकिन अभी से शुरू हो चुकी हैं। तो हमारे साथ इस वक्त वाराणसी में रोशनी कुशल जायसवाल जी हैं और उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से देख रही हैं इस बार के चुनाव को। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरीके से आप देखती हैं इस बार के चुनाव को? इस बार का चुनाव बहुत ही अलग होने वाला है। उत्तर प्रदेश की जनता ने सपा को मौका दे के देख लिया, बसपा को मौका दे के देख लिया, भाजपा को भी मौका दे के देख लिया। अब वक्त है बदलाव का। अगर हम बात करें 2017 में जो भारतीय जनता पार्टी जो अभी हाल मौजूदा में भी सरकार में है और केंद्र भी उन्हीं का है, राज्य भी उन्हीं का है। 2017 में आने से पहले कितने वादे किए थे मैनिफेस्टो में, उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी ने। न जाने कितने मेट्रोज़ बनाने की बातें की थी, न जाने कितने स्मार्ट सिटी बनाने के वादे किए गए थे, न जाने कितने एम्स बनाने के वादे किए गए थे। 70 लाख लोगों को रोज़गार देने का वादा किया था। मुझे लगता है 70 लाख लोगों को रोज़गार दे तो नहीं पाई भारतीय जनता पार्टी, लेकिन 70 लाख लोगों से रोज़गार छीना ज़रूर है भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में। 5 साल हो गए, विकास के नाम पे कुछ भी नहीं। योगी जी ने नाम बदलने के अलावा उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं किया है। पहले तो उन्होंने सबसे पहले अपना नाम बदला, अजय सिंह बिष्ट से हो गए वो योगी आदित्यनाथ। फिर शहरों के नाम बदलने से विकास नहीं होता। मैं कहना चाहती हूँ योगी जी कि शहरों के नाम बदलने से विकास नहीं होता। अगर शहरों के नाम बदलने से विकास हो जाता तो हर राज्य में नाम बदल दिया जाता विकास करने के लिए। लेकिन आपने हिंदू मुस्लिम में भड़काने के अलावा कुछ भी नहीं किया। शिक्षा, चिकित्सा, रोज़गार जो हमारा मेन मुद्दा होना चाहिए था, उस पर आप कभी बात नहीं करते। कोई भी भारतीय जनता पार्टी से अगर आप पूछेंगे कि महंगाई इतनी क्यों बढ़ रही है, तो वो मंदिर मस्जिद की बात करने लगेगा। बेरोज़गारी इतनी क्यों बढ़ रही है, मंदिर मस्जिद की बात करने लगेगा। तो ये सिर्फ आपस में एक दूसरे को बांटने के अलावा धर्म के नाम पे उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तो इस बार 2022 में 100% मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। इस बार कांग्रेस ने जो 8 प्रतिज्ञाएं ली हैं, जो वादा किया है जनता से, उसे पूरा करने का समय आएगा और 2022 में कांग्रेस की सरकार आ रही है। जैसा कि आपने विकास का जिक्र किया, हर बार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का जो पाँव है वो बनारस में ही रहता है। अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने आया और करोड़ों की सौगात दी और देते हैं। क्या मानना ये विकास के नज़रिए से आप देखती हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अगर बात करें हमारे देश के प्रधानमंत्री की, तो उन्हें बहुत ही उम्मीदों के साथ काशी की जनता ने अपना सांसद बनाया था। उनके जो जुमले थे, जिसे लोगों ने जानकर उससे इम्प्रेस होके बहुत ही उम्मीद के साथ उन्हें सांसद बनाया कि जितनी काशी की दिक्कतें हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। काशी को क्योटो बनाने का वादा किया गया था। क्या ये क्योटो बना? मेरे घर के आसपास जो कि कैंट विधानसभा का क्षेत्र आता है, कैंट विधानसभा क्षेत्र का बहुत ही अहम इलाका माना जाता है और वहाँ की सड़कें, यहाँ के गड्ढे आप देखते हुए ही आ रहे हैं। क्या विकास हुआ? विकास के नाम पे कुछ भी नहीं। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी ने काशी में विकास क्या किया, तो कुछ भी नहीं किया। गड्ढे वैसे के वैसे ही हैं और बेरोज़गारी तो अब इतनी ज़्यादा चरम सीमा पे है। 7-8 हज़ार रुपये की नौकरी, इंसान इतना गिरी हालत में, लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मिल रही है 7-8 हज़ार की नौकरी। और 7-8 हज़ार में आजकल घर चलता कहाँ है? 1,000 रुपये का गैस सिलेंडर हो गया है, 2-3 हज़ार रुपये इंसान रेंट दे देता है, 100 रुपये पेट्रोल हो गया है, 200 रुपये का सरसों का तेल हो गया है। 4-5 लोग का अगर परिवार है एक इंसान का, तो 7-8 हज़ार में अपना रोज़गार नहीं चला पा रहा है, अपना घर नहीं चला पा रहा है। ये बहुत बड़ा सत्य है। और जब इसके बारे में आप भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से बात करेंगे, तो वो लोग मंदिर मस्जिद पे ध्यान आपका भटका देंगे। अरे मंदिर बन गया, राम मंदिर बन गया, मस्जिद टूट गई। तो इससे हम लोगों का क्या फ़ायदा हुआ? योगी जी ने उत्तर प्रदेश में शहरों के नाम बदल दिए, मंदिर मस्जिद करवा दिया, उससे हमारा क्या फ़ायदा हुआ? हमें रोज़गार नहीं मिला, महंगाई चरम सीमा पर है। और लोगों का, अगर किसानों की बात करें, तो 9-10 महीने से आंदोलन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे।
और उनकी सुध-बुध नहीं ली जा रही है। अभी लखीमपुर की अगर घटना आप देखें तो 8 किसानों की रौंद कर हत्या कर दी गई भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के बेटे के द्वारा, और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी अभी तक मंत्री पद पे बरकरार हैं। उन्हें उनके मंत्री पद से हटाया भी नहीं भारतीय जनता पार्टी ने। उसके पहले भी न जाने कितने क्रिमिनल केसेस हैं, न जाने कितने सांसद, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो 116 भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, क्रिमिनल केसेस हैं। उसके बावजूद वो सांसद हैं, और मामूली से ड्रग्स के छोटे से कांड में शाहरुख खान जी का लड़का 1 महीना हो गया, वो जेल के अंदर है, और न जाने कितने सांसदों के ऊपर, आईपीएस ऑफिसर्स के ऊपर, आईएएस ऑफिसर्स के ऊपर इतने जो केसेस हैं, उन सब का क्या? उसके बाद भी वो खुले घूम रहे हैं, 1 दिन की भी जेल नहीं हुई। किसी की हत्या कर देना, इससे बड़ा जुर्म तो मुझे नहीं लगता कि संसार में कुछ होता है। हत्या करने के बाद लोग खुला घूम रहे हैं, और ड्रग्स, छोटा सा कुछ 10 ग्राम 20 ग्राम का ड्रग्स पकड़ाया है, उसमें इतने बड़े सेलिब्रिटी का लड़का इतने दिन से कैद है, 1 महीना हो गया। 3000 किलो ड्रग्स पकड़ाया था अभी कुछ दिन पहले अडानी के एयरपोर्ट से। वहाँ पे तो कोई भी केस नहीं हुआ अडानी के ऊपर। उसके पोर्ट पे 3000 किलो ड्रग्स कहाँ से आया, किसी को नहीं पता। मेरे घर में 10 ग्राम भी अगर ड्रग्स पकड़ा जाएगा तो मुझे बंद कर दिया जाएगा, लेकिन किसी के पोर्ट पे 3000 किलो ड्रग्स पकड़ाता है और वो खुला घूम रहा है, उसके ऊपर कोई केस नहीं हुआ। तो ये लोकतांत्रिक देश जो हमारा इससे पहले हुआ करता था 2014 से पहले, वो अब ख़त्म हो चुका है। 2014 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे हम लोग 55वें नंबर पे थे, और आज ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा देश भारत 101वें नंबर पर है। शुभ अंक 101। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का मतलब मैं आपके दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि भुखमरी के कगार पे 101वें नंबर पर है हमारा देश भारत। 116 देश हैं टोटल, जिनमें सिर्फ 15 देश हमसे पीछे हैं, जिसमें भारत से ज़्यादा भुखमरी है। नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश भी हमसे आगे हैं, वो भी 90-92 नंबर पे हैं, और हमारा देश भारत 101वें नंबर पर है, जो कि शर्म की बात है। तो मात्र 7 सालों में 55वें नंबर से 101वें नंबर पर आना कोई उपलब्धि नहीं है। ये बहुत हानि हुई है हमारे देश भारत की, और जिसका जिम्मेदार कोई और नहीं, हमारा देश के प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, बीजेपी हमेशा एक बात का जिक्र करती है, कांग्रेस ने इतने सालों तक राज किया, देश चलाया, मगर उस तरीके से नहीं किया जैसे करना चाहिए। अगर हमारी पार्टी और पहले आती तो देश का नज़ारा कुछ और होता। किस तरीके से देखते हैं इस टोन को? जब बच्चा नया नया बड़ा होता है, उसके पास दिमाग नहीं होता है, तो वो अपने माँ बाप को अक्सर बोल देता है कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। माँ बाप ने पैदा कर दिया, आपको पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया, वही बहुत होता है। और उसके बाद जब बेटा ऐसे बोलता है अपने माँ बाप को, क्या बीतती है माँ बाप पे। उसी तरह कांग्रेस ने 70 साल तक इस देश को सुई से लेके हवाई जहाज़ तक दिया, और उसके बाद नई नवेली भारतीय जनता पार्टी, जिसने आज़ादी के समय में भी कोई भी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई थी। हमारे देश को आज़ाद भी कांग्रेस पार्टी ने करवाया था और उनके कार्यकर्ताओं ने करवाया था। उस समय भारतीय जनता पार्टी पैदा भी नहीं हुई थी। तो जिस पार्टी ने सुई से लेके हवाई जहाज़ तक दिया, ऐसी कौन सी उपलब्धि है जो कांग्रेस की सरकार में नहीं हुई? उसके बाद भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने किया क्या। तो मैं कहना चाहती हूँ उन सबको कि जिस अस्पताल में तुम पैदा हुए हो, वो अस्पताल कांग्रेस की देन है। जिस विश्वविद्यालय में तुमने पढ़ाई की है, वो कांग्रेस की देन है। हर चीज़ कांग्रेस की देन है। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुस्लिम में भड़काने के अलावा कुछ भी नहीं किया, शौचालय बनाने के अलावा कुछ भी नहीं किया। अक्सर देखते हैं सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी वायरल हुआ था प्रियंका गांधी जी का, एक महिला आरक्षियों ने सेल्फी लेते हुए, उसके बाद उन लोगों पे आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चला। तो इसको किस तरीके से आप देखती हैं? जैसे कि मैंने कहा कि लोकतांत्रिक देश नहीं रह गया है अब हमारा, हिटलर शाही अब हमारे देश में आ गई है। सत्य बोलने पे आपके ऊपर मुकदमा हो जाता है। अगर महिला कांस्टेबल्स ने प्रियंका गांधी जी के साथ सेल्फी ले ली तो उसमें कोई जुर्म तो नहीं है, लेकिन उनकी नौकरी छीनने की बात कह रहे हैं योगी जी, तो ये तो बहुत ही शर्म की बात है।
एक महिला कांस्टेबल या महिला ऑफिसर बनने में कितनी मेहनत लगती है, कितना पैसा लगता है। आजकल तो घूसखोरी इतनी ज़्यादा है, कितना घूस देना पड़ता है परिवार वालों को। और उसके बाद इतनी छोटी सी बात के लिए कि आपने प्रियंका इतनी क्या दिक्कत है योगी जी को प्रियंका गांधी जी से, इतना खौफ क्यों? प्रियंका गांधी जी किसानों के परिवार वालों से मिलने जाती हैं तो उन्हें रोक दिया जाता है, 3 दिन तक बंद कर दिया जाता है। क्या किसानों के परिवारों से मिलना जुर्म है? 3 दिन तक प्रियंका गांधी जी को कैद करना गांधी परिवार के इतिहास में पहली बार हुआ है, बिना किसी जुर्म के। जुर्म सिर्फ इतना कि वो जो 8 किसानों की हत्या हुई थी उनके परिवार वालों से मिलने जाना चाहती थी। क्या ये जुर्म है? और उसके बाद जब उन्होंने ज़िद की कि अब मैं उनसे मिले बिना नहीं जाऊंगी तो उन्हें 3 दिन तक कैद कर लिया गया। जनता सब देख रही है, चाहे आप हाथरस की ये घटना देख लीजिए, वहाँ पे आधी रात को हाथरस की बिटिया का शव जलाया जाता है बिना उनके परिवार वालों की मौजूदगी के। क्या हिंदू धर्म में ऐसा होता है? जो अपने आप को हिंदू धर्म का रखवाला बोलते हैं, हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं, वो हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन हैं। भारतीय जनता पार्टी आने के बाद जितने ज़्यादा हिंदू बेरोज़गार हुए हैं इससे पहले कभी नहीं हुए थे। जितने ज़्यादा हिंदुओं के ऊपर महंगाई का असर पड़ा है इससे पहले कभी नहीं हुआ था। किसानों पे जो अत्याचार हो रहा है, 9-10 महीने से आंदोलन चल रहा है, कितने किसान मर गए, शहीद हो गए, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री के मुंह से चूं तक नहीं निकली, उफ तक नहीं निकली। लखीमपुर में इतना बड़ा कांड हो जाता है और कुछ किलोमीटर की दूरी पे लखनऊ में आके हमारे देश के प्रधानमंत्री महोत्सव मनाते हैं, लेकिन हमारे देश के किसानों के प्रति कोई भी संवेदना व्यक्त नहीं करते हैं। तो हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन तो भारतीय जनता पार्टी ही है। अभी आप फ़िलहाल वाराणसी में हमेशा सोशल मीडिया पे एक्टिव होकर के चीज़ों से रूबरू कराती हैं। वाकई में क्या लगता है कि अभी ज़मीनी स्तर से किन किन चीज़ों पर भी काम करना चाहिए, काम नहीं हुआ है? देखिए, अगर हम बात करें ज़मीन पे लोगों की ज़रूरत की, तो कोरोना में जिस तरह से लाशों के ढेर बिछ रहे थे, अगर हम फर्स्ट फेज़ की बात करें तो लोग खाने के लिए तरस गए। 6 महीने का लंबा लॉकडाउन, बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी संदेश के अचानक से रात में 8 बजे आते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री और बोल देते हैं कि 12 बजे से लॉकडाउन होगा। फिर वो बढ़ते 6 महीने हो जाते हैं। तो 6 महीने तक देश की जनता कहाँ खाएगी, कैसे अपना रोज़गार चलाएगी, कैसे अपना घर चलाएगी, इसके बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तो सोचा नहीं। और जब हमारे देश के या फिर उत्तर प्रदेश की जनता को जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उनके जनप्रतिनिधियों की, तो सब के सब भारतीय जनता पार्टी के नेता क्वारंटाइन थे। उस समय तो जनता की मदद करने के लिए कोई भी सामने नहीं आया। तो जब असली समय था, जब जनता की मदद करनी चाहिए थी, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं दिखे नहीं। उस समय सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जो सड़क पे थे। मेरे घर जहाँ पे अभी आपका इंटरव्यू हो रहा है वहाँ पे हलवाई बैठते थे, 10-10 हलवाई। एक दिन में 500-500 लोगों का खाना हम लोग ले के यहाँ से निकलते थे और 500 पैकेट्स खाने के कैसे स्वाहा हो जाते थे। मास्क, सैनिटाइज़र, हर चीज़ हम लोगों ने वितरण किया 178 दिन तक लगातार, जब तक कोरोना था। फिर उसके बाद सेकेंड फेज़ जब आया तो उस समय ऑक्सीजन सिलेंडर्स, अपनी गाड़ी को हम लोगों ने एम्बुलेंस में तब्दील करवा दिया। तो जितना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया उतना किसी और दल के नेता ने नहीं किया है। हम लोगों के पास हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड है, जनता सबूत है। जनता चिल्ला चिल्ला के कहेगी कि जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो उस समय सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही थी जो घर घर जाके, सड़क सड़क जाके, जहाँ जहाँ ज़रूरतमंद थे वहाँ पे जाके मदद की। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ अपने वोटर्स को आधार कार्ड पे देख के, जांच परख के कि हमारे वोटर है कि नहीं है, उन तक थोड़ा बहुत राशन पहुंचा रही थी, वरना कुछ भी नहीं। तो जो अपने वोटर्स के ही हित में काम करेंगे, जो ये चिन्हित करेंगे कि ये हमारे वोटर हैं कि नहीं है, उनको देना चाहिए नहीं देना चाहिए, तो ये राजनीति नहीं है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है और भारतीय जनता पार्टी बेवकूफ़ बनाने के अलावा कुछ भी नहीं कर रही है। तो वोट ज़रूर 2022 में तब्दील होंगे और भारतीय जनता पार्टी इस उत्तर प्रदेश से हमेशा के लिए चली जाएगी। अभी फ़िलहाल प्रधानमंत्री कार्यक्रम था, उसमें वादा किया जा रहा था कि 1-1.5 लाख से 2 लाख तकरीबन भीड़ आई हुई थी। क्या कहती हैं आप, आपने क्या कहा?
अभी 10 अक्टूबर को हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी की रैली हुई थी। उसमें कई किलोमीटर तक सिर्फ गाड़ियाँ, बसेस, स्कूटीज़ और टोटोज़ यही सब दिख रहे थे। मेरे घर से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पे है जगतपुर इंटर कॉलेज, और वहाँ से मुझे वापस आने में 3.5-4 घंटे लग गए, क्योंकि इतना ज़्यादा जाम था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। आप लोग भी पत्रकार हैं, आप लोग भी रहे होंगे। और हर जगह सिर्फ एक ही आवाज़, प्रियंका नहीं ये आंधी है, दूसरी इंदिरा गांधी है। तो ये बदलाव की आंधी है। और इस बार जितने भी झूठे दावे कर ले भारतीय जनता पार्टी, बहुत कोशिश की इस बार भारतीय जनता पार्टी वालों ने कि प्रियंका गांधी जी की रैली को पीछे छोड़ पाएँ। बहुत प्रयास किए, बहुत इनविटेशन बांटे, लोगों के घर में जा के बस भेज के लोगों को भीड़ इकट्ठी करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कुर्सियां खाली। सबके सामने आ रहे हैं वीडियोस कि किस तरीके से कुर्सियां खाली थी और लोग मौजूद नहीं थे। जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री हमारे देश के वो बोलना शुरू कर रहे थे, लोग निकलना शुरू कर रहे थे। कोई नहीं सुनना चाहता अब उनके मन की बात। अब लोग चाहते हैं काम की बात। आप बेरोज़गारी पे बात करिए, आप महंगाई पे बात करिए। पेट्रोल 100 रुपये हो गया है, 110 रुपये हो गया है, उसके बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री के मुंह से कुछ भी नहीं निकलता। सरसों का तेल 200 रुपये हो गया, उसके बारे में कुछ भी नहीं निकलता। नौकरियां हैं ही नहीं देश में, उसके लिए कुछ नहीं निकलता। किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार कर रही है भाजपा सरकार, उसके बारे में कुछ भी नहीं निकलता। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए काम करती हैं, 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ हैं जिसमें 80,000 कर्मचारी हैं, उसकी भी निगमीकरण की बात चल रही है और उसे भी प्राइवेट करना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ के कर्मचारी अगर हड़ताल करते हैं तो 10,000 रुपये का जुर्माना और 2 साल की जेल बोल दी गई है। तो लोकतांत्रिक देश नहीं है, यहाँ पे अब अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते आप। अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ रोशनी कौशल जायसवाल जी थी। हमने इनसे तमाम मुद्दों पे चर्चाएं की और आगे भी करते रहेंगे। नए लोगों से भी चर्चा करेंगे, रूबरू कराएंगे आपको। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। वाराणसी से अविनाश कुमार पांडे, उत्तर प्रदेश समाचार।